नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयाज एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे बीजीकेजीएस के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं। चार पंथ का नाम दिया गया है: शक्तिवाद, शैववाद, बौद्ध धर्म और आपका वैष्णववाद। तो इसका राइट आंसर आपका वैष्णववाद हो जाएगा। कथक की बात करते हैं तो कथक एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जो उत्तरी भारत में उत्पन्न हुई है और इसका एक समृद्ध इतिहास है जो कि कई सदियों पहले का है। यह अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क, अभिव्यंजक इशारों और लेवल पैटर्न के लिए जाना जाता है। कथक नर्तक अक्सर पुरानी कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और भावनाओं को दर्शाते हुए नृत्य के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। इसके अलावा कथक के कुछ नर्तक हैं जैसे कि बिरजू महाराज, सितारा देवी, उमा शर्मा इस नृत्य शैली से जुड़ी हुई प्रसिद्ध हस्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदाम पद्मा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको पहले ही हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया था कि कुचिपुड़ी संबंधित एक्सपोनेंट के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि जिनके भी लास्ट में रेड्डी लगा रहेगा उनको आपको अगर नृत्य शैली पूछा है तो उसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी ही हो जाएगा। तो इनके भी नाम में आपका है रेड्डी, तो गदाम पद्मा रेड्डी, तो इनका भी नाम, इसका भी जो राइट आंसर है वो भी आपका क्या होगा, कुचिपुड़ी होगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा गदाम पद्मा रेड्डी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये पद्मश्री पुरस्कार इनको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया था। बाकी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है तो इंपॉर्टेंट ये है कि गदाम पद्मा रेड्डी के अलावा आपका कौशल्या रेड्डी हो गया, ठीक है। कौशल्या रेड्डी के अलावा आपका राजा रेड्डी हो गए, राजा रेड्डी, इसके अलावा आपका राधा रेड्डी, इन सभी का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका भारत में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो फ्रेंड्स आपका 2012 से लेकर 2017 तक है जो कि चला था, आप लोग को मालूम होगा। और इस दौरान जो आपका लक्ष्य रखा गया था 8%, लेकिन आपको पाया गया था 10%, ठीक है। इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में शुरू हुआ था जो कि 1956 तक चला था। अंतिम वाला 2012 में शुरू हुआ था और 2017 तक है जो कि चला था। पहली पंचवर्षीय योजना आपका हेडाडोवन मॉडल पर आधारित था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग भारत के प्रमुख स्टेडियमों के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो आज हम लोग बस कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तक ही सीमित रहेंगे। बाकी जो लोग नहीं देखे हैं पहले का वीडियो, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले कोशिश कीजिएगा कि सारे वीडियो को देख डालें, ठीक है। कप्तान जो रूप सिंह स्टेडियम है क्रिकेट से संबंधित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और स्टेडियम का जो नाम है पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। यह मूल रूप से एक हॉकी स्टेडियम था लेकिन बाद में यह क्रिकेट स्टेडियम के रूप में बदल गया। स्टेडियम को 1978 में स्थापित किया गया था। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1988 में आयोजित किया गया था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। इसका जो स्वामित्व है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका मनिका बत्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा की बात करेंगे तो 2011 में चिली ओपन के अंडर 21 वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता। 2015 में इन्होंने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। 2016 में इन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2016 में इन्हें दक्षिण एशियाई खेलों में भी 3 स्वर्ण पदक है जो जीते थे। हालांकि ये 2 बार टाइप हो गया है तो आपको उसको नहीं देखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे 2021 में इसका जो नाम है बदल कर रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों के द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो डाला पूजा के रूप में आपका छठ पूजा को ही कहा जाता है जो कि बिहार में मनाया जाता है, जो कि सूर्य को ही समर्पित है। तो इसका राइट आंसर छठ पूजा हो जाएगा। छठ की बात करते हैं तो छठ मुख्य रूप से हिंदू त्योहार है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनको धन्यवाद व्यक्त करना है। छठ की बात करते हैं तो छठ शब्द का शाब्दिक अर्थ छठा है और इसलिए ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। अगला है त्यौहार की अवधि 4 दिनों की होती है। इस त्यौहार के
तहत अनुष्ठानों में एक पवित्र स्नान, उपवास रखना, लंबे समय तक पानी में रहना, साथ ही डूबते सूर्य और उगते सूर्य के अर्घ्य और प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका 29 हो जाएगा। जो अनुच्छेद 29 है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, नागरिकों को उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 के बारे में देखिए, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से छूट से संबंधित है। अनुच्छेद 28 आपका धार्मिक पूजा और शिक्षण संस्थान में भाग लेने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है या उसके बारे में बताता है। अगला है कि मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका रेणु सिंह हो जाएगा। ठीक है, रेणु सिंह को आपका बता दें 2022 में नियुक्त किया गया था, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान, लेकिन दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वो इस परिषद की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद में उप महानिदेशक शिक्षा के पद पर तैनात है। ठीक है, यह आपका 1986 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगला है कि भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। तो भारत का जो वित्त आयोग है वो जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, भारत को राष्ट्रपति को ही जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट जो कि प्रस्तुत किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा अधिसूचित किया गया है, और वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की है और इसलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रथम वित्त आयोग आपका 1951 में गठित किया गया था। अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है। 16वां जो वित्त आयोग है उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में जो यहाँ पर लिखा गया है बस आपको वहीं पर मिलेगा। अगला है कि 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो 1857 में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का जो युद्ध है नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और इस युद्ध में आपका नवाब जो सिराजुद्दौला था वो आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के हाथों हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी का सेना का जो नेतृत्व आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और ये जो प्लासी का युद्ध है आपका पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जगह है। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो रबी फसल की खेती के लिए आपका जो महावत है वो आपका सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 महावत इसका राइट आंसर है। भारत में बात करेंगे तो कृषि फसल चक्र वर्ष जुलाई से जून तक चलता है। भारतीय फसल मौसम यानी कि इंडियन क्रॉपिंग सीजन को 2 प्रमुख मौसम में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका खरीफ फसल। खरीफ फसल की बात करेंगे तो मानसून पर निर्भर है और उनकी फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। खरीफ फसल में आपका मक्का हुआ, चावल हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, ये सभी आपका खरीफ फसल के उदाहरण है। उसी प्रकार रबी फसल की बात करेंगे तो मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। इसकी फसल का मौसम आपका मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, यानी कि अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। रबी की फसल में गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, जई हो गया, चना हो गया, अलसी हो गया, ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है। अगला है कि डैश NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यानी कि आपसे NRLM का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। ये योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबों के संगठन पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को HSG यानी कि स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। अगला है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं?
तो साइकस और पाइनस की बात करेंगे तो ये आपका जिम्नोस्पर्म पौधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिसमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद दोनों में ही खुले रहते हैं, उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार के पेड़ या ऊंचे पेड़ झाड़ियां शामिल होती है। जिम्नोस्पर्म को मुख्य रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका साइकाडोफाइटा जो कि निचला जिम्नोस्पर्म होता है, एक आपका कोनीफेरोफाइटा जो कि आपका उच्च जिम्नोस्पर्म होता है। साइकस, पाइनस और जिनको जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि एक माइक्रोफाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस परिवार को दिया जाता है इस जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹100 तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, बैंक के द्वारा कम आय वाले परिवारों को प्रदान किए गए सभी संपार्श्विक मुक्त ऋण अर्थात ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, अंतिम उपयोग पर विशेष ध्यान दिए बिना उन्हें सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगा जो अनुपात है आपका हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। ठीक है, तो हरियाणा का लिंगानुपात है कितना, तो हरियाणा का लिंगानुपात है आपका 877। तो लिंगानुपात कहते किसको है, तो आपको बता दें कि भारत में महिला जनसंख्या की पहचान के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है जो भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच का अनुपात बताता है। यानी कि 1000 पुरुष पर आपका कितनी महिलाएं आपके भारत में है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पर आपका 837 महिलाएं 77 महिलाएं आपका हरियाणा में है जो कि सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका केरल का है, वहां पर 1000 महिला पर 1084 है महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बताना है तो गलत आपका है बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है। यानी कि आपको बता दें ये कथन आपका गलत है क्योंकि दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है यानी कि कम हो जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है और पानी की मात्रा बर्फ से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही था। अगला है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये बात आप लोग को मालूम होगा। वो आपको पेशे से क्या थे आपको बताना है, तो पेशे से आपका वैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, वो वैज्ञानिक की बात करेंगे तो इससे हम लोग अदर भाषा में अदर लैंग्वेज में अनुवांशिकविद भी कहते हैं, जिन्होंने महत्वाकांक्षी हरित क्रांति कार्य पर काम किया था। 1960 में आपका हरित क्रांति शुरू हुआ था पूरे विश्व में, जिसके पूरे विश्व में बात करेंगे जनक तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके अलावा भारत में 1966 में शुरू हुआ था, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका नित्यानंद राय हो जाएगा। ठीक है, नित्यानंद राय हो जाएगा। ये आपका हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो ज़्यादा हम लोग इसको टच नहीं करते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा। 29 से 30 सितंबर 2022 के बीच इसका आपका उद्घाटन किया गया था। इसमें उद्घाटन को संबोधित किया था नित्यानंद राय ने और आपका जो समापन समारोह को संबोधित किया था गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने। अगला है कि किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था किन शासक के द्वारा, तो चंदेल शासक के द्वारा। चंदेल शासक का जो राजा था वो आपका उसका नाम था धनगदेव। ठीक है, धनगदेव जी के द्वारा ही आपका कराया गया था। कंदरिया जो महादेव मंदिर है मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करता था। 999 ईस्वी में निर्मित कंदारिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस भगवान को समर्पित है, तो शिव इसका राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे सुंदर, सबसे ऊंचे और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि का उत्पाद है। कृषि का उत्पाद की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका फसल हो जाएगा। ठीक है, फसल ही आपका सबसे राइट आंसर है। हवा तो हो नहीं सकता, मशीन होगा नहीं, पानी होगा नहीं, तो फसल इसका राइट आंसर है। फसल की बात करते हैं जिसे अदर लैंग्वेज में लोग सस्य के नाम से भी जानते हैं। किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपयोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं। मसलन गेहूं की फसल तब तैयार होती है जब उसके दाने पककर पीले से हो जाए और उस समय किसी खेत में उग रहे समस्त गेहूं के पौधे को काट लिया जाता है और उनके कणों को अलग कर दिया जाता है। आम की फसल में किसी बाग के पेड़ों को आम पर पकने लगते हैं और बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए फलों को तोड़कर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आम फसल के उदाहरण है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।